साथियों नमस्कार। उत्तराखंड में ठाकिर माटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड में ठाकिर माटी ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है। आशा करता हूँ कि आप अपना सहयोग चैनल के इस वीडियो को अपने विचार दीजिए, चैनल में बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं ओंकार सिंह कोहली उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म की दशा और दिशा पर पर्वतीय लोक कला मंच एवं जोधा फिल्म की अनूठी पहल को लेकर आपके समक्ष आया हूं। इस पर चर्चा के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह लडवाल जी, चेयरमैन सी हॉक ग्रुप, प्रतिष्ठित समीक्षक एवं संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित श्री दीवान सिंह बजेली जी की अध्यक्षता में हुई। इस पर चर्चा में फिल्म जगत एवं रंगमंच के बहुचर्चित फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कहानीकार, संपादक एवं कई गणमान्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म की दिशा और दशा पर अपने विचार रखे, जिनमें कुछ एक के नाम में आपके सम्मुख रख रहा हूं। भूपेश जोशी, डॉक्टर सुमन रावत, हरसुमन बिष्ट, सुशीला रावत, डॉक्टर कमल कर्नाटक, राकेश गौड़, मनोज चंदोला, संजय जोशी, हेमपंत, दिनेश फुलारा, लक्ष्मी रावत, सीएम पपने, श्री हरि सेमवाल, चारुदा जैसे उत्तराखंड के दिग्गज महानुभावों ने शिरकत की। आप सभी साथियों से आशा है जो इस विधाओं से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, और ये बहुत लंबा है इसलिए 2 भागों में इसको किया जा रहा है। उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्मों और रंगमंच पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई है। आखिर अन्य भाषाओं के नाटक में इतना सारा क्राउड कहाँ से आता है और 500, 700, 1000 रुपए की टिकट लेता है और तब वो उस नाटक को देखता है। उत्तराखंडी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी नाटक की बात की जाती है, वहाँ पर हम एक निमंत्रण भेजते हैं और निमंत्रण से उनको अपने प्रेक्षागृह में बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इस पर चर्चा के कुछ अंश। अरे भाई ये बलून कर कैसे? ये तो गूंगी क्या? हाँ बेचारी जन्म से। सो सॉरी। विधाता भी क्या चीज है? इन सुंदर बांध से। अरे पर क्या कन जनते लीला। पर तुम घबराओ ना, भगवान घर घोर अंधेर देर नहीं। उल्ट वेगा। देर से अंधेर नहीं, पर ट्रीटमेंट से ठीक हो सब। ट्रीटमेंट अब बिल्कुल नहीं, जन्म से। जी हाँ। अब ऋतु भंगी भंगी आगे हो चतक में हेड़ावे उदासी निसासी आगे अब सौरा से की बेड़ा। काकी काकी यो बार भी तुम्हारे मैथ बेटे क्वीन है ना चेली ये पहल चेत छे मेरे मैथ बेटे क्वीन है मके बड़ी फिकर हरे जानी मेरे मैथ में कह रहे पिताजी आप गुस्सा नहीं आए थे, एक बात बोल चाड़ू छोड़ू। हाँ हाँ बोल बेटा। पिताजी आप ठीक समझे तो केसर सिंह जी की नौनीचा सुन भारी गुणवान नौनीचा क्योंकि माँ तेरा नौन अब तो बुआरी भी खुजाएली और हम लोग तो पता ही नहीं थी। आज को नौन से भेऊ क्या हमारे जमने बात हुई। तुम्हारा पूरा पर क्या भंगुली जमी है? उपवास तो जगह नहीं चुका। अरे यार वो पंडित जी दिमाग तो खराब ही हो गया यार। लोग पूरा हमारे देश जंगल अपने नौनियालों का धोरा है और तेरे भाई चोर गाँव ऊंचा है। अरे भाई कम से कम 10 मंगा अस्पतालों की सुख सुविधा तो छींच है। अरे यार
क्या राज्य बनेगा इतने सालों के बाद भी बीमार लोग दिल्ली देहरादून का अस्पतालों में पहुंचने से पहले मर जाना छन हैं। आज ये राज्य बने से हमके भुला कुछ नहीं मिले भुला मेरी छन तो पानी मना करना आ रहा अब इनका रहा क्यों नारू ने अपने पुड़ू भी बाड़ा और यूं नारू ने इलाज बिताया। ल्यावा बन गई हमारी भी फिल्म। पंजी काफी समय से जैसे हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंडी लोग कि फिल्में तो बहुत आ रही हैं, थिएटर भी लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो क्राउड है वो क्राउड नहीं मिल पाता। तो आपको क्या लगता है आज का जो सेमिनार हुआ उसमें कितनी गहराई तक बातें हुई, आपको क्या लगा? आपका जो विचार है वो अपने आप में 100% सही है कि हम इतने प्रयास कर रहे हैं, हम नाटकों का आयोजन करते हैं, हम फिल्में बना रहे हैं, उसके बावजूद भी दर्शकों का जो रुझान है उस ओर जिस प्रकार से जाना चाहिए, जिस प्रकार और भाषाई फिल्मों में या नाटकों में जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ता है, उसमें अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी, उस कमी का अवलोकन करने के लिए हम लोगों ने जो दिल्ली एनसीआर में जितने भी इस विधा से जुड़े हुए, चाहे वो रंगकर्मी हैं, चाहे वो फिल्मों से जुड़े हों या वो पत्रकार बंधु हों, उन सबको एक इस खुली परिचर्चा में ला करके उनके विचारों का आदान प्रदान कर हम एक ठोस नतीजा निकाल सकें, उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। और अगर हमसे सब अगर हो सका तो हम उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से इस बात की गुहार लगा सकें कि हम लोगों को इस रूप में काम करना है, ताकि हमारे जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये तो बता सकें कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या बोलती है। और आज की डेट में हम देख रहे हैं हम कूड़ा परोस देते हैं और दर्शकों के सामने रख देते हैं। अब आप केवल सोचो कि आप पैसा कमाने के लिए हम लोगों की संस्कृति को इस प्रकार से दिखाओगे तो वो तो उचित नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या इस रूप में काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार कई इस प्रकार की फिल्में भी हैं, कई इस प्रकार की संस्थाएं जो इस प्रकार के नाटक करती हैं, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि हम जो चीज़ परोस रहे हैं वो हमारी संस्कृति के उपयुक्त नहीं। और आज का जो जैसे इतने सारे लोग आए थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, आपको कहाँ तक लगता है कि ठीक जो हमारी जो बातें हुई है वो ठीक हुई है या फिर वाकई बातें बहुत सारी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, बातों में हर एक आदमी ने अपने आप को बोलने के हिसाब से वहाँ पर बातें अपने को रखने का प्रयास किया है, लेकिन एक चीज़ मुंह से बोलना और एक चीज़ उस पर अमल करना वो बहुत बड़ी जरूरी है। ठीक है, हमारा विचार निकल के तो आया है, लेकिन हम देखते हैं कि वही लोग जो आज ये बता रहे हैं कि निर्माता को ऐसा काम करना चाहिए, निर्देशक को ये काम करना चाहिए, अभिनेता को ये काम करना चाहिए, वही लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें वो इन चीज़ों को पूर्ण रूप में इस चीज़ को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। वो भी एक हमारे सामने एक विषय, हमारी संस्कृति को लेके कहीं ना कहीं रुकावट तो है, वो चीजें नहीं आ पा रही है खुल के। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी रंगकर्मी और बाकी लोग जो इस विधाओं से जुड़े हुए हैं, जो अपने पहाड़ की संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है उसको जो है आगे तक परोसने का प्रयास कर रहे हैं? इस रूप में जितने लोगों को हमने यहाँ बुलाया वो अपने अपने कहना चाहिए रंग के पारखी तो हैं और उनके विचार जो हैं वो हमने भी सुने। अगर हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर के प्रयास करें तो रंगमंच अच्छा स्वरूप पैदा कर सकता है। हम सरकार से भी एक अच्छी रेपेट्री ले सकते हैं, हम सरकार से फंड प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों के पास रिहर्सल करने की जगह नहीं है, हम लोगों के पास थिएटर करने के लिए ऑडिटोरियम नहीं है। ये अगर संगठन होगा तो सब कुछ होगा, संगठन में शक्ति है महाराज, और यही काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हम कितना सफल होते हैं ये आने वाला समय बताए। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुकी हूँ, नाउ आई एम इन बीजेपी पार्टी। आप लोगों को फंड की कमी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं मिनिस्टर से दिलवा दूंगा।
नहीं नहीं, हम गुजराती हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। भाड़े कृपया बीच में नहीं इंटरप्शन मत करिएगा। देखिए, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है आज की सरकार में, ये बात सही है। और मेरा नंबर मैं दे दूंगी आपको, ठीक है? क्या सांस्कृतिक धरोहरों के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कल्चरल मिनिस्टर जाके साहित्य अकेडमी, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ और मैंने भी कुछ सुना था, कुछ लोग किताब उताब भी लिखते हैं यहाँ पे जो आए हैं, मैं बहुत नहीं जानती, तो वो मैं चाहूंगा कि आपस की बातचीत आप बाहर जाके भी आपस में कर सकते हैं। अभी एक ने एक सुझाव दिया है, हम उसको ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वार्ता करेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति? आप लोग अगर कोई डेलीगेशन चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट 15 डेज में दिल्ली में आ रही हूँ, और आप में से कोई मुझे कांटेक्ट कर लेना। बिल्कुल करेंगे, अवश्य करेंगे। डेलीगेशन बनाना, मैं मिनिस्टर से मिलवा दूंगी। आप अपने आपकी जो ये संस्था है, लक्ष्मी जी, मनोज जी, उसके मद्देनजर रखिए इस बात। उसके लेटर पैड पे आप लिखिए, आप कल्चरल फिल्म बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विदेशों में शादियां करने से अच्छा है कि हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहाँ की जाए, तो उसको एक अर्न होगा, और वो एक कल्चरल हेरिटेज तो ऑलरेडी है ही। तो मैं समझती हूँ कि मदद करेंगे, और मैं कह रही हूँ तो मैं करूँगी। चलिए, अवश्य, धन्यवाद बहुत। पर्वतीय लोक कला मंच 1987 में स्थापित रंगमंच की यह अग्रणी संस्था इसी संस्कृति की धरोहर को सहेजने का प्रयास कर रही है। सन 1987 में दिल्ली में पर्वतीय लोक कला मंच की नींव रखी गई। मंच का पहला नाटक कगार की आग, जिसे उपन्यासकार श्री हिमांशु जोशी के उपन्यास से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, एक अद्वितीय सफलता साबित हुआ। द स्टेट्समैन, द हिंदू मुख्य है। द पायनियर के लिए पिछले 10 वर्षों से फिल्म क्रिटिक के रूप में आपका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आपकी कई पुस्तक मानिंद पिघलते रहना, तुम मौम की मानिंद पिघलते रहना, ख्वाहिश है उजाले की तरह जलते रहना, अरे थक हार के बैठोगे तो पछताओगे, मंजिल की तमन्ना है तो चलते रहना, चलते रहना। हमारे बीच में विराजमान है। हमारे बीच में आप जन्मे, प्राथमिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की तथा 9th से 12th तक की शिक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चंपावत से प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियर में 3 साल का डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर से करने के बाद नहीं, राह का पत्थर नहीं लुढ़कता फिरता रहूं, राह का पत्थर नहीं लुढ़कता फिरता रहूं, नींव का पत्थर हूं, भार सहना जानता हूं, ठोकर खाना नहीं किस्मत में मेरी, यूं तो फिर भी गिरते को संभालना जानता हूं। सरदार साहब हमारे बीच में है, उनका हार्दिक स्वागत है। एक गिरदा का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, अभी बारिश का मौसम चालू ही है या सावन अभी अभी बीता है, तो जब उत्तराखंड का सावन होता है और वहाँ सांझ होती है तो कैसा दृश्य होता है, उसे गिरदा ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, उसी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ओ रे ओ दिगलाली सावनी सांझ आकाश खोला है, ओ रे आहारे ओ
होती गोलाली। सावली सांझ आकाश खुला है हो रे आहारे उदी गोलाली। छानी खरीकों में धुआं लगा है ओ रे आहारे उदी गोलाली। छानी खरीकों में धुआं लगा है ओ रे आहारे उदी गोलाली। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की गीला धुआं है। मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की गीला धुआं है। साग क्या छौंका कि गाँव में है का है हो रे आहारे ओदी। आए मंच पर विराजमान हो। आपके अब तक 7 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 1 यात्रा वृतांत, अनुवाद संपादन की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सुमन बिष्ट जी का स्वागत करें। हमारे बीच में श्रीमान पीसी नैनवाल जी उपस्थित हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच पर आए। श्री नैनवाल साहब एक ऐसे समाज सेवी जिनको वर्षों से, मेरे ख्याल से हम उत्तराखंड की कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जो इनसे परिचित न रही हो, और इनका सदैव हरेक के साथ एक अटूट संबंध न रहा हो। मेरा इनके साथ बहुत पुराना परिचय है। एक छोटे से अनुरोध पर आप मेरे बीच में आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री खुशहाल सिंह रावत जी से कि वो पुष्प से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक प्रखंड विद्वान श्रीमान रमेश कांडपाल जी उपस्थित हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। श्रीमान हीरा वल्लभ जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप किसी भी परिचय के महताज नहीं है, बिल्कुल बेसिक रूप से आपने अपने आप को उठाया और आज मेरे ख्याल से रेलवे बोर्ड के सीएमडी है। रेलवे बोर्ड नहीं है, रेलवे डीएफसीसी के सीएमडी। आपसे अभिनंदन है, कृपया मंच पर आए। आइए इधर बैठ लेता हूँ। मैं दिव्या भट्ट से, दिव्या भट्ट आकर के हीरा वल्लभ जी को पुष्प दें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान लडवाल साहब से, हमारे बीच में जो अभी भी विशिष्ट अतिथि आए हैं, अभी उनको एक रमेश कांडपाल जी को भी अनुरोध करूंगा बजेरी साहब, आपके करकमलों द्वारा सम्मान दिया जाए। श्रीमान हरिशमन बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच में हीरा वल्लभ जी का सम्मान करेंगे। जो अपना भाषाई समाज है, हम अपेक्षा रखते हैं अपने समाज से कि वो हमारी फिल्में, हमारे नाटक देखें, लेकिन कभी बार हमने क्या कभी देखा है, महसूस किया है कि अपने बच्चों को तो हम घर में अपना भाषाई नहीं बन पाए, और हम समाज से उम्मीद करते हैं कि हमें ऐसा दर्शक मिलेगा जो हमारी भाषा की फिल्में देखेगा, हमारे नाटक देखेगा। ये सब हमारे अपने आप में भी बहुत बड़ी कमी रही है सर। हम खुद भाषाई बन जाएंगे तो जरूर हमें वैसा समाज भी मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि समय बहुत कम है, हम जैसे पंत जी ने भी कहा था कि हमने क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हम एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले जगवाल फिल्म आई, जगवाल के बाद घर जवाई के बाद मेघा आ आई। लगा कि शायद भाषा का संरक्षण संवर्धन तो होगा ही होगा, एक धरातल भी बनेगा रोजगार का फिल्मों के माध्यम से। लेकिन उसके बाद बहुत सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। न तो उसके जो हीरो हीरोइन थे उनको कुछ पहचान मिल पाई ज़्यादा,
और ना उसके बनाने वाले। लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। सीडी का दौर आया, सीडी के दौर के बाद हम खत्म से हो गए, लेकिन फिर से जब से सरकार ने सब्सिडी लाई तो दोबारा से प्राण फूके। और कुल है उसकी जेहन में कहीं ना कहीं है कि हमारी भाषाएं और जो हमारे नाटकों को जो मिलना चाहिए वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए हम सब यहाँ पर बैठे। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये कहूँगा कि हम सबको प्रयास करने चाहिए। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि एक जंगल में एक आग लगी थी बहुत, और जंगल का राजा जो शेर था वो भी जंगल खाली करके जा रहा था, वो भी वापस जा रहा था, लेकिन वो मुड़ मुड़ के जंगल को दिख रहा था, लेकिन जंगल से बाहर निकलता बहुत भीषण आग लगी हुई थी। लेकिन अचानक उसके यकायक एक कदम रुके और उसने देखा कि एक नन्ही सी गिलोय, नन्ही सी ये चिड़िया है, वो किसी पानी के उसमें जाकर जोर से पानी बाहर लाती थी और उस जंगल की तरफ छिड़कती थी। शेर ने देखा क्या कर रहा है, पागल चिड़िया तू क्या कर रही है, मैं शेर होकर यहां से जा रहा हूं, तू चिड़िया हो गए। कहती यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मैं चाहते हूं, मुझे मालूम है कि इस दामन और इस जंगल की आग को मैं बुझा नहीं पाऊंगी, लेकिन कल आने वाला समाज, कल आने वाली पीढ़ी मुझे दोष न दे कि मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। बस यही कोशिश करनी है हमें, और यही कोशिश में हम सब शामिल हैं। आप समझ गए होंगे छोटी बात में। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि श्रीमान गढ़वाल जी राकेश जी का सम्मान करें। पहले क्योंकि मैं अगर थिएटर से या फिल्म से या संगीत से या कविताओं से अगर जुड़ता हूं तो आप सबके दिलों के साथ गुजरते हुए जुड़ता हूं। लेकिन खैर आज विषय है और इस तरह हम लोग इस विषय में, मुझे लगता है इस विषय में हम लोग 10 या 12 सेमिनार कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर पंजी आपको याद हो तो 2014 से हम लगातार सेमिनार ही कराते आ रहे हैं, और वो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल। अच्छा अगर देखें तो पिछले 20 वर्षों में जो मैं देख रहा हूं, हिंदी थिएटर को हम छोड़ दें, अगर अपने फोक थिएटर को लेकर के बात करें तो 10 वर्ष पहले तक और उससे पहले के 10 वर्ष और उससे भी पहले के 10 वर्ष अगर मैं बात करूंगा तो तब हमारे नाटक बहुत अच्छी स्थिति में थे, और हमारे पर्वती कला केंद्र और हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के गढ़वाल से बहुत अधिक कार्यशील थे, और लोगों की इच्छा भी रहती थी नाटक देखने के लिए, और लोग आते भी थे। लेकिन वो दौर जो सीडी का और ये मोबाइल का जब शुरू हुआ, उसके बाद 2010 तक मैं कहूँगा कि नाटक लगभग नहीं हो रहे थे, एक्सेप्ट 2 ऑर्गेनाइजेशंस के, जो जिसमें पर्वती कला केंद्र जो साल में एक प्रस्तुति तो देते ही थे 2 दिन की, और पर्वतीय लोक कला मंच जो साल में लगभग एक बार ऐसा भी दौर था हम 2 नाटक भी कर लेते थे और 2 दिन के शो भी करते थे। उसके बाद 2012, 13, 14 का जो वर्ष था वो मुझे इसलिए मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि 14 के वर्ष में हम लोगों ने पहला सेमिनार किया था, और नाटक करने के लिए, पहाड़ के नाटक को करने के लिए कैसे किए जाएं, अगर हम लोक शैली की बात करते हैं तो उसके लिए हमने रघुवीर यादव तक का नाटक यहाँ पर दिखाया था, जाने माने सिनेमा कलाकार। उनके नाटक के साथ हमने चर्चा की थी इसी विषय पर कि किस तरह से हमारा लोक नाटक कर सकता, जिसमें प्रेम मटियानी जी भी थे और अन्य बहुत सारे हमारे स्पीच डोभाल जी और बहुत सारे लोग थे जो थिएटर के थे, जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि किस तरह से हम लोग थिएटर को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने उसी को अगले वर्ष में नाटकों का मंचन हमने उत्तराखंड से टीम यहाँ ला करके करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास के साथ मुझे लगता है कि कोई साल में 5-6 नाटक तो होते ही थे, होने लगे। और 2017-18 को जब हमने ये उत्तराखंड के थिएटर के 100 वर्ष पर एक
पूरा फेस्टिवल रखा था पूरे वर्ष भर, तो उसमें कुल मिलाकर के 36 नाटक हुए, जो यहाँ दिल्ली में 2 बार 3-3 दिन के फेस्टिवल में। और नाटकों की बात आनी शुरू हुई और मुझे तब उस वक्त लगा कि हमारे पास देखने वाले लोग भी कितने हैं और नाटक करने वाले लोग भी कितने हैं। तो वहां से मैं समझता हूं कि दोबारा से हमारी जो नाट्य दल आज हमारे बीच में, लक्ष्मी जी बैठी हैं और मिसेस रावत है, सुशीला जी, हफीज जी हैं, सभी लोग, मतलब हमारे पर्वती कला मंच के भी हैं, पर्वती कला केंद्र के भी हैं, हाई हिलर्स के भी हैं और दूसरे संयुक्ता ध्यानी, और ये वसुंधरा और सुवर्ण रावत जी भी अगर यहाँ होते तो वो भी हमारे फोक पर जुड़े रहे हैं। और ये आज मुझे ये देख करके अच्छा लग रहा है कि हम लोग सचमुच अपने नाटकों के प्रति सजग हैं, लेकिन जो दिशा की बात है वो दिशा हमारी करेक्ट नहीं हो पा रही है। जिस बात को मैं हर बार कहता रहा, हर बार ये इस तरह के सेमिनार हम लोग करते रहे, उसका नतीजा ये तो हुआ कि हमारे सारे नाट्य कलाकार जितने हैं, चाहे गढ़वाल के हों चाहे कुमाऊं के हों, सब लोग मिल गए, सबने मिल करके नाटकों की परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, सबने एक दूसरे के नाटकों को देखने जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक शर्त मैंने तब भी रखी थी कि हम लोग क्यों नहीं दर्शक से पैसा ले पा रहे हैं, हम क्यों सिर्फ ताली बजाने का काम दर्शक को दे रहे हैं और बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद वो सिर्फ ताली बजाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर हम 5 दल हैं, 5 नाट्य दल अगर दिल्ली में उत्तराखंड के काम कर रहे हैं, तो एक दल दूसरे के साथ में अपनी नाट्य अपने कलाकारों को तो शेयर कर रहा है, तो टिकट शेयरिंग क्यों नहीं कर सकते? हमें मिल करके ये प्रयास करना पड़ेगा कि 50-50 टिकट एक नाट्य दल जरूर दूसरे के बेचे। जब तक हम पैसा देकर के दर्शक को यहाँ पर मंच पर नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा नाट्य शास्त्र जो है, उत्तराखंड के फोक नाटक या उत्तराखंड के विषयों पर हमारे जैसे हर्षवर्धन बिस जी हैं और भी जो बड़े बड़े लेखक हमारे वो हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हम कुमाऊनी में अगर उनको दिखाएं, अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास हमारा फोक थिएटर रहा नहीं अब, या उतने नाटक है नहीं हमारे पास, तो हम क्यों नहीं हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, मृणाल से लेकर के शिवानी से लेकर के अभी हर्षवर्धन बिस जी तो यहाँ बैठे हैं, उनके नाटक का एक का तो हो भी गया, दूसरे और नाटकों का भी हो सकता है, और बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी कहानियों पर नाटक बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है मैं लंबा चला जाऊंगा, मैं सीधे फिल्म की तरफ आता हूँ। यही हाल फिल्म का भी रहा। उसकी दशा की बात करें तो वही 2010-2012 तक, 90 से लेकर के 92 से लेकर के 2012 तक कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई उत्तराखंड की। मैं वीडियो फिल्म्स की बात नहीं कर रहा, सीडी फिल्म्स की बात नहीं कर रहा। और जब हम फिल्म लेकर के आए थे उस वक्त तक कोई भी फिल्म पीवीआर से तो ऑल इंडिया रिलीज तो आज तक भी कोई नहीं हुई है, लेकिन हम लेके आए थे, कोशिश की थी। तब ये कोई सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज मिल गई है। मुझे लगता है कि उन सुविधाओं के मिलते अगर हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐसा बनाएं कि वो देखने लायक हो। हम दूसरे लोगों को जो नॉन कुमाऊनी, नॉन गढ़वाली जो लोग हैं, उनको अपनी संस्कृति दिखा पाए, अपनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जा पाने की क्षमता होनी चाहिए हमें। जब कहानी चुनते हैं तो उस कहानी को चुनते वक्त कुछ सोचिए कि आप अपने यहाँ की कैसी कहानी ले रहे हैं, उस सब विचार जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने कल्चर को कैसे दिखाना चाहते हैं ये हर निर्देशक जानता है, हर प्रोड्यूसर जानता है। भी वही कहना था मैं, पिछड़ा भी कैसे दिखाऊं। ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे जितने भी डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, वो कम से कम आपस में एक तो ज्वाइंट हो जाए, ज्वाइंटली काम कर लें, एक पैकेट बना लें कि हम 4 फिल्में बनाएंगे साल भर में, एक तो बना, चारों मिलकर के, चारों के दिमाग लगे उसमें, 4 डायरेक्टर्स के दिमाग लगे एक ही फिल्म को बनाने के लिए। जिस तरह से मुंबई में होता है अभी, जिस तरह से मुंबई की फिल्में बन रही हैं, अगर अनुराग कश्यप या दूसरे डायरेक्टर्स चाहे दीपांशु हो हमारे, वो सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना अपना एक ग्रुप बना रखा है, उसमें 4 फिल्में बनेंगी तो 4 में से ऐसे करके बंटवारा करके काम करते हैं और ऐसी ही फिल्में चलती हैं।
तो हमें भी मुझे लगता है कि इसी तरीके से फिल्मों को अगर तकनीकी रूप से साउंड कहानी के रूप में अगर हमने साउंड उसको प्रूव करना है कि यार यस ये होना चाहिए प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिल बैठ के कहानियों पर बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर बिठाने पड़ेंगे कि फिल्म का पेस क्या होता है। हमें यही नहीं मालूम कि फिल्म का पेस क्या होता है, किस पेस पे फिल्म चलनी चाहिए, कहाँ पर थॉट वो होना चाहिए। बट एनीवे मुझे लगता है घंटियां बज गई हैं, ज्यादा टाइम हो गया होगा। लेकिन हालांकि प्रारंभ में तो ऐसा भी था कि निर्देशन मैंने किया और कलाकार वो थी, लेकिन वहां पर जब विचारों का ताना बाना बुना तो मुझे लगा, तो मैंने कुछ नहीं, बहुत सारी लंबी बात ना कह के एक मुझे बड़ा प्यारा शेर याद आता है, उसको कहूंगा कि इनकी नजाकत तो देखिए साहब, ध्यान दीजिएगा, इनकी नजाकत तो देखिए साहब, चांद सा जब कहा तो कहने लगे चांद कहिए ना, ये चांद सा क्या है, चांद कहिए ना, ये चांद सा क्या है। प्रगतिशील रंगमंच समूह प्रज्ञा आर्ट की एक संस्थापक सदस्य लक्ष्मी रावत, जोरदार तालियां दीजिएगा। चर्चित नाट्य निर्देशक, अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, लेखिका, क्यूरेटर, कोरियोग्राफर और नाइट लाइट डिजाइनर, कई सारी विभूतियों से आप सुशोभित हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक उदयपुर पट्टी ग्राम मुड़ी बनास से संबंधित हैं, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है। पिछले 33 वर्षों से रंगमंच से जुड़ी लक्ष्मी रावत हिंदी के प्रतिष्ठित कथा निर्देशकों के साथ काम कर चुकी है। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां चल अब लौट चले, क्या जावा भेंट, जीतू बगड़वाल, भूत, तीलू रौतेली, हम में से बहुत लोगों ने देखी है, बहुत सारा जुड़ गया है, उसको मैं कहां तक बोलता रहूं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इन अंधेरों से डर नहीं सकती, मैं नहीं बोल रहा, लक्ष्मी जी कह रहे, इन अंधेरों से डर नहीं सकती और खुश्क पत्तों सी झर नहीं सकती। अरे जिस्म मरने की बात करता है, मैं तमन्ना हूं, मर नहीं सकता। शाम के लिए, एक अच्छी वार्ता के लिए, ये सब्जेक्ट वो है कि आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, आपको फिर भी लगेगा अभी शुरुआत नहीं हुई है। और शायद यही कारण है कि कई सारी गोष्ठियाँ होने के बावजूद भी हम आज जवाब ही ढूंढ रहे हैं। मैं मंच पर आसीन सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और यहाँ बैठे अपने सभी दोस्तों को। उत्तराखंड रंगमंच और फिल्म दिशा और दशा, मैं इसमें थोड़ा सा वो कहूँगी कि मैं पहले दशा और फिर दिशा पे कुछ बात करना चाहूँगी। जब दशा की बात आती है तो हम उत्तराखंड की शुरुआती दौर में अगर जाएं तो उत्तराखंडी फिल्मों की शुरुआत बहुत देर से हुई। देर से मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हिंदी फिल्म यानी भारत की फिल्म आई तो 1931 था और जब उत्तराखंड की पहली फिल्म बनी तो 1980 का दशक था। 80 का दशक था, बनी 83 में, दशक 80 का था, यानी कि करीब 50 साल बाद। लेकिन उसको हम देर नहीं मानेंगे क्योंकि जब 1983 को यह फिल्म आई तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आई कि कुछ होने वाला है, होगा। हम उस समय 14-15 साल के थे। 4 मई 1983 मावलंकर हॉल। अभी हम आज की स्थिति देख रहे हैं फिल्मों के लिए और नाटकों के लिए हमें कितना परेशान होना पड़ रहा है। चंदोला जी ने बात कही जो हम सबके दिल की है कि हम टिकट नहीं बेच पाते। उस वक्त 5 रुपए की टिकट 100 रुपए ब्लैक में बिकी थी। आज से 40 साल पहले 5 रुपए की टिकट 100 रुपए में बिकी थी और लोगों को कंट्रोल करने के लिए मावलंकर हॉल के बाहर पुलिस बुलाई गई थी। फिर आज 40 साल के बाद जब सब कुछ बढ़ गया, हम क्यों नहीं बढ़े? कमी तो हम में ही है, कुछ तो है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं इस तरीके की बात कहती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि दौर अच्छा था, है नहीं है में मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं उसको है शब्द से नवाजूं। तो मैं यही कहूँगी कि दौर उन कलाकारों को आसमान दिखाए।
तो आपके कलाकार को जमीन से भी जोड़ा रखा, आपके कलाकार को आसमान की बुलंदियां भी दी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक बने। हम पूरक बनने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी में एक लड़की दिखाई दे गई, खूबसूरत सी लग रही थी, गोरी चमड़ी थी, फिल्म करेगी। हमने फिल्मों के मायने बदल दिए। हमने अभिनय, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है फिल्म की, हमने उसको दरकिनार कर दिया। क्यों नहीं हम प्रॉपर तरीके से हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। अगर आप फिल्म बना रहे हैं, आप हम थिएटर वाले जो बैठे हैं उनसे बोलिए, अच्छे आर्टिस्ट भेजिए, हम उनकी शक्ल सूरत में उनके अभिनय को देखेंगे। और हम अपने कलाकारों को बोलेंगे आप हमारे रंगमंच से जुड़िए। उत्तराखंड का फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तुम्हें एक दिन वो आसमान में पहुंच जाएगी। हमारा कलाकार अपना भविष्य तभी देखेगा। आज हमारे युवा बच्चे यहाँ नहीं आने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भविष्य के नाम पर नहीं है कुछ भी। बताइए क्या है? आज जो पुराने थिएटर के लोग हमारी फिल्मों में हैं और रंगमंच में, उनके अलावा आपको नए चेहरे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि नए चेहरे आने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नाटक खत्म होने के बाद 2000 रुपए देने तक के लिए आपके पास नहीं है, और फिर आप विवेचना के हकदार बन जाते हैं। आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आप एक दूसरे कलाकारों से मांग के पैसा इकट्ठे करते हैं। वो कलाकार जिसको पैसा मिलना चाहिए वो अपनी जेब से पैसा भी देता है, अपनी जिंदगी के 1-1.5 महीना भी देता है, बदले में सिर्फ एक दिन उसको तालियां मिलती हैं। और किसी दिन वो भी नहीं मिली तो वो सर झुका कर आता है और फिर पागलपन में दूसरे दिन फिर खर्च करता है अपनी मेहनत की कमाई को। तो ना दिशा ठीक होगी ना दशा बदलेगी जब तक फिल्म रंगमंच आपस में दुनिया को छोड़कर एक दूसरे के पूरक बनी है। हम कहीं तो जुड़ें, कहीं तो एक साथ हों, किसी प्लेटफॉर्म पे तो मिलें, कोशिश तो करें। बस इतना ही विचार है और समय की पाबंदी है। शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। अगर टाइम का ना हो तो हेम जी ने मेरे लिए बहुत प्यारी सी 4 लाइनें बोली थी और मैं उनकी 4 लाइनें उन्हें बहुत सम्मान के साथ वापस करना चाहती हूँ। चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, मेरे सीने को आंचल बना लीजिए, लीजिए लीजिए दिल मेरा लीजिए, इसको ताबीज़ अपना बना लीजिए। नजर ना लगा। दौर अच्छा था, नाटकों का दौर अच्छा था, है नहीं और है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हम एक हो गए। लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपका अभिनंदन है। थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि बहुत बिजी शेड्यूल में से यहाँ आए हैं। अभी देहरादून जाना है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा समय और हमारे साथ बिताएं। हमारे बीच में एक शख्स, इतना जरूर कहूँगा कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, मगर खुद को तुमसे भी कम जानते हैं, मगर किसको किससे मोहब्बत है कितनी ना हम जानते हैं। धन्यवाद पंडित जी। आदरणीय वजीरी साहब, लटवाल साहब, खंडपाल साहब और नलवाल साहब, वल्लभ जी और उपस्थित सभी मित्रों, नाटक और फिल्म को लेकर काफी बातें हो चुकी है। मेरे साथ, चूंकि मैं एक लेखक हूँ, मेरे साथ एक धर्म संकट यह है कि मेरे सामने बहुत ऊंचे कद के आलोचक बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं बात उसी गंभीरता से कहूं, क्योंकि उनके सम्मान में कोई कमी ना आए। मैं सिर्फ बात नाटक पर करूंगा और लिखित में मैं इसे पढ़ूंगा। 7 मिनट आपने टाइम दिया, मैं 8 मिनट लगे। और मैं जो बात यहाँ पर कहूँगा उसमें थोड़ी कड़वी सच्चाई भी हो सकती है, और मैं पहले क्षमा
याचना करता हूँ कि जो भी मैंने कहा है वो मन से कहा है और उसी बात को मैं आगे भी कहूँगा। मित्रों, नाटक एक स्वतंत्र विधा नहीं, पराश्रित कलाओं से परिपूर्ण एक समृद्ध कला है। यह एकदम जीवन कला है, जिसमें जीवन की सभी कलाओं का बुक्स देखा और खोजा जाता है। हमारा उत्तराखंडी समाज सभ्य और सुसंस्कृत समाज है। समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक समाज किसी भी कोण से भारतीय समाज से भिन्न समाज नहीं है। पूर्वोत्तर भारतीय समाज की सामाजिक मर्यादाएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, किंतु सामाजिक चिंताएं एक जैसी हैं। कमोवेश भारतीय समाज की एक खूबसूरत छवि बनती है। उस छवि को हम जब कथा, उपन्यास और नाटक में दर्ज करते हैं तो सहजता से कहते हैं भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा चाहे जो भी बोली जाती हो, चाहे मणिपुरी, नेपाली, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मराठी, कोंकणी, कश्मीरी या फिर कुमाऊनी, गढ़वाली, इन भाषाओं के बीच एक महीन तंत्र जरूर है जो इन क्षेत्रों की क्षेत्रता के बावजूद एक सुदृढ़ समृद्ध भारतीय समाज का निर्माण करता है। उन समृद्ध समाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों में बहुत बड़ी खाई नजर नहीं आती, मामूली हेरफेर जरूर होता है। अब समझौता में पूरे भारतीय समाज पर दृष्टि ले जाएं तो सहजता से कह सकते हैं समाज दर्पण होता है साहित्य, समाज का दर्पण साहित्य होता है। अब प्रश्न उठता है तो फिर भारतीय समाज में उत्तराखंडी समाज और उसकी सांस्कृतिक हलचल कैसी है और कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न समग्रता में मूल्यांकन का हो सकता है। जब हम उस दर्पण में खुद को देखते हैं तो अपने को हैंडसम देखना चाहते हैं। यदि वैसा हम नहीं देखते तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। जो साहित्य हम रच रहे हैं उसमें गड़बड़ है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, नाटक एक स्वतंत्र विधा जरूर है, किंतु भारतीय साहित्य का वह अटूट हिस्सा भी है। हम उस नाट्य साहित्य में कहाँ हैं? स्पष्ट रूप से उत्तर होगा, हम कहीं भी नहीं हैं। मैं जो भी नाट्य साहित्य रच रहा हूँ उसमें मैं खुद नहीं हूँ, मेरे शब्द उसमें नहीं है, यानी एक आम आदमी के शब्द और उसमें संपूर्णता में उसकी उपस्थिति भी कहीं नहीं है। मित्रों, नाटक में खेल शब्दों का होता है और दृश्य बंधु का भी। दर्शक नाटक में राजनीतिक मंच की भाषण सुनने नहीं आते, उससे बचना चाहता है। वह रंगमंच पर आई दृश्य बंधु गतियों, वेशभूषा, संगीत आदि के माध्यम से नाटक में नया देखना चाहता है, उसमें खुद को पाना चाहता है, खुद से संवाद करना चाहता है। दर्शक नाटक एक दृश्य विधा ही नहीं, अनुभूति की बड़ी विधा है, जिसमें व्यक्ति भ्रम में नहीं जीता, वह वास्तविकता में जीना चाहता है। वह नाटक में वाचलता को पसंद नहीं करता, भले ही नाटक थोड़ी देर के लिए हमें हंसाकर लोट-पोट कर दे। मैं पूरी तरह उत्तराखंड के नाटकों के संदर्भ में बात करता हूँ। उत्तराखंड के नाटकों की दशा को मैं इन्हीं कसौटियों पर कसकर देखना चाहता हूँ। क्या उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति को प्रदर्शित करता नाटक मैं यहाँ मोहन उप्रेती, ब्रजेंद्र लाल शाह, ब्रिजमोहन शाह के कालखंड को छोड़कर लगभग उसी कालखंड के बाद उर्मित थपलिया और प्रेम मटियानी और वर्तमान में D.R. पुरोहित, जहूर आलम को छोड़कर उनसे आगे आज तक के मंचित नाटकों के संदर्भ से जोड़कर देख रहा हूँ। हम उत्तराखंड के नाटकों को भारतीय नाट्य परंपरा से अलग हटकर नहीं देख सकते। हमें अपने नाटकों को भारतीय नाट्य परंपरा से जोड़कर देखना होगा, उसी शास्त्रीय परंपरा की कसौटी पर कसना होगा। नाटक लिखने से पहले या नाट्य लेखन लिखने से पहले उस समाज, काल, भूगोल एवं परिवेश से जोड़ना होगा। यदि पहले लेखन कर चुके तो उसे रंगमंच पर प्रस्तुत से पहले उसकी भरपूर जानकारी हमें लेनी होगी, उसे समझना होगा। यदि उत्तराखंड की कोई भिन्न समृद्ध परिवेश, रंग शैली
एवं रंग परंपरा है तो उसे भी गंभीरता से समझना होगा। यदि आप तमाम चीजों को समझते हैं तब एक श्रेष्ठ नाटक लिखना, रंगमंच पर मंचित करना जटिल नहीं, बहुत आसान होगा। यदि नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, नाटक के क्षेत्र में भारतीय नाट्य परंपरा समृद्ध परंपरा है। हमें भारतीय भाषाओं के नाटकों का अनुवाद करने के उपरांत अपने उत्तराखंडी समाज को देना होगा। कोई मित्र जो यहाँ रंगमंच से जुड़े हैं सभी को। अब बात आती है तो हमारी संस्कृति, बेड़ूपा को आज दुनिया में गाया जा रहा है, लंदन में गाया जा रहा है। क्या ये प्रभाव नहीं है? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी प्रभावित कर सकती है, इसीलिए वो आ रही है और आना बहुत बाकी है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम आगे नहीं बढ़े। नहीं, आज भी हमारे लिए आप लक्ष्मी रावत बैठी हैं, ये हमारे लिए मोहन उप्रेती से कम थोड़ी है, इन्होंने भी उतना ही किया है। ऐसे एक लोग यहाँ बैठे हैं। और मेरे हिसाब से जो रंगमंच आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र का है, पहले से भी बेहतर हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको और करने की जरूरत है। एक तो जब मैं JNU में पढ़ता था तो देखा मोहन उप्रेती जी वहाँ आकर के कार्यक्रम करते थे, कुमाऊँ के, गढ़वाल के, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अवेलेबल रहती हैं। आप टाइम लोगे अपने कार्यक्रम करने के लिए तो वो समय दे देते हैं, तो वहाँ हॉस्टल भी दे देते हैं, IIT में करना चाहो वैसे भी दे देते हैं। तो वो लोग आते थे, मुझे याद है वो लोग अपने कार्यक्रम करते थे, तो वो वैसे हमको और बढ़ाया जाए। और जो अभी लडवाल जी ने एक बड़ी पहले भी बताया था कि हम एकजुट कैसे हो रहे हैं, मैडम ने भी कहा, वो चीज़ बहुत बड़ी है। क्योंकि हम लोग उतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, हम उसमें भी बिखर जाएंगे। हमें एक ब्रांड बनाने की जरूरत है। मैं एक बार सोचा था कि मैं कुमाऊनी बैंड नाम से कुछ बनाएंगे, जो कि पूरी देश में कलाकार पैदा करेगा और हम बम्बई में ले जाएंगे। वही ट्रुप एक प्लेटफॉर्म होगा, वो बेस्ट लोगों को जगह देगा, प्लेटफॉर्म देगा। तो वैसा हमको सब एकजुट हो जाएं हम, और फिर हम कार्यक्रम करें। एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इनफैक्ट वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं नेहरू स्टेडियम की बात कर रहा था, तो हमने वहाँ एक कार्यक्रम कराया था जिसमें 3000 लोग आए थे। ये कहाँ से आए अब आप जाने, पूरे केवल अपने पहाड़ के लोग। जब कार्यक्रम देखने के लिए इतने लोग आ सकते हैं तो इसका मतलब द ऑडियंस इज देयर, लोग अवेलेबल हैं, उनको लाने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास ऑडियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आ सकते ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैरायटी नहीं, इतनी वैरायटी, हम इतना कुछ दे सकते हैं, इतने सुंदर फूल हमारे पास हैं, उनको हम बिखेर सकते हैं। तो आओ ये हम सब लोग ऐसे मिलते रहें। और पैसे की कोई, मुझे नहीं लगता कि अफोर्ड करने वाले लोग हैं तो पैसे की कहीं कोई बहुत दिक्कत रहती है। मेरा अनुभव तो ऐसा पैसा आ जाता है, लोग पैसे देने वाले भी हैं। और एक चैनल डेवलप हो, एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो, और उसमें एक फंडिंग का भी एक तरीका हो, जो लोग हम फंड कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत। वक्ता को आपके सामने बुला रहा हूँ, उसकी प्रस्तुतियों में विभिन्न प्रस्तुतियां मैंने देखी हैं, और उन प्रस्तुतियों को देखने के बाद मुझे एक छोटी सी चीज नजर आई कि जिंदगी में 2 मित्र जरूरी हैं। मुझे लगा कि जिंदगी में 2 मित्र जरूरी हैं। एक तो कृष्ण, क्यों, जो ना लड़े और फिर भी जीत पक्की कर दे, जो ना लड़े और फिर भी जीत पक्की कर दे। और एक दूसरा मित्र कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ऐसे व्यक्तित्व में जिनकी प्रस्तुतियों में मुझे लगा, मैं बहुत सम्मान के साथ बुला रहा हूं हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध रंगकर्मी, एक अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच शिक्षक भूपेश जोशी को आपकी तालियों के साथ आप आए। भारतीय भूपाल सिंह पुष्प से इनका अभिनंदन स्वागत करें। धन्यवाद पंत जी। मंचासीन अग्रजों और विद्वानों,
को सादर प्रणाम। और मेरे सामने बैठे सभी बुद्धिजीवियों और अपने अपने क्षेत्र के विभूतियों को सादर नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं नाटक का ही व्यक्ति हूं, तो एक श्लोक से शुरू करूंगा। आप लोग जानते ही हैं, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वमा वांग्मय आहार्यम चंद्र तारादि तम वंदे सात्विकम शिवम, तम वंदे सात्विकम शिवम। पहले तो हम ये भूल जाएं कि हमारे ऊपर उत्तराखंड के रंगमंच का कोई भार है या देश के रंगमंच का कोई भार है। कोई भार नहीं है किसी के ऊपर, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। रंगमंच वो विधा है जो आदिकाल से चलती आई है और उन्होंने, और इस यात्रा में एक हिस्सा बनने के लिए हमें भी चुना गया है और हम इसके निमित्त बने हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने इस यात्रा में अपने समय में कैसा रंगमंच कर पाते हैं और क्या दे पाते हैं, बस, या फिर दोनों विधाओं में हम क्या करते हैं। और दशा और दिशा की समस्या हमेशा रही है और तत्कालीन जो रंगकर्मी, जो कलाकार, जो फिल्म मेकर हैं, हमेशा वो इस चिंतन में रहते हैं और चिंतन बहुत जरूरी है। अगर चिंतन नहीं होगा तो हम जो कर रहे हैं, कभी मैं स्वांतः सुखाय करूंगा, कोई और समाज के लिए करेगा, कोई भूगल करेगा, कोई कुछ अच्छा करेगा, लेकिन चिंतन होगा, बैठेंगे तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो नाटक है, हमारा जो रंगमंच है, वो किसके लिए है या रंगमंच क्यों, रंगमंच क्यों किया जाए। डॉक्टर हरिसमन बिष्ट जी ने कहा कि रंगमंच, अपना रंगमंच करने से पहले कुछ ऐसा रंगमंच भी देख लेना जरूरी है जो ख्याति प्राप्त है, जिसने कुछ दर्शकों को दिया है, बड़े समाज को दिया है। हबीब साहब का रंगमंच, रतन खियाम साहब का रंगमंच, एच कन्हैयालाल जी का रंगमंच, बाबा कारंत का रंगमंच। तो वो हमारा उत्तराखंड का रंगमंच नहीं है, लेकिन सीखते तो हम विदेशी रंगमंच से भी हैं। भानु जी का रंगमंच है। विदेशी रंगमंच से हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारे जो आदि काल की परंपरा रही है वो संस्कृत नाटकों की रही है और वो काल स्वर्णिम काल कहा जाता था। क्या होता होगा उस वक्त, संस्कृत हमारी भाषा थी और संस्कृत में ही नाटक लिखे गए थे। महाकवि भास, महाकवि कालिदास, भवभूति और शूद्र, ये तमाम जो रचनाकार थे, नाटककार थे, ये नाटक लिखते थे और बहुत अधिक संख्या में लोग देखते थे, क्योंकि उन नाटकों में दर्शकों को उस वक्त के कुछ चरित्र ऐसे दिखते थे जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी। समाज, जिस उत्तराखंड के रंगमंच की बात कर रहे हैं या जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो रंगमंच का अपना एक एस्थेटिक होता है, सौंदर्य शास्त्र होता है उसका। ऐसे फिल्मों का भी एक सौंदर्य शास्त्र होता है। आप क्यों विशाल भारद्वाज की फिल्म देखना पसंद करते हैं? आप तिग्मांशु धूलिया की फिल्म क्यों देखना पसंद करते हैं? आप जब कोई अजीब सी फिल्म आती है, आप उसको क्यों ऐसे बोल देते हैं, हाँ मजा तो आया लेकिन फोहड़ था, परिवार के साथ नहीं देख सकते, अरे गलती होगी, बच्चे भी लेके चले गए। तो हमारे उत्तराखंड के जब क्यों, क्योंकि बॉलीवुड में भी, हिंदी फिल्मों में भी तमाम तरह की फिल्में बन रही हैं और दर्शक उसी फिल्म की तरफ जाते हैं परिवार के साथ, जिसमें एंटरटेनमेंट तो है लेकिन उसके अलावा कोई संदेश भी है और हमारा समाज भी है किसी न किसी रूप में, अच्छा या बुरा, और संगीत भी है, नृत्य भी है। एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है, उसके अलावा उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू भी है, कमर्शियल वैल्यू के साथ साथ। अगर हम खाली एंटरटेनमेंट वैल्यू को सोच करके काम करेंगे तो फिर वो आज आएगी फिल्म, हम स्वांतः सुधाय खुश रहेंगे, अपने 4 लोगों को बोलेंगे हमारी फिल्म आई, देखी, हाउसफुल था, एक हॉल भरा हुआ था, मेरे लोगों ने देखा, तालियां बजाई और हम खुश रहेंगे। लेकिन एक बड़े वर्ग को खुश नहीं कर पाएंगे, जिसको जो हमारा टारगेट है। तो हमारी
हमारी अपनी परंपराएं जिनको हमें लेके भी चलना है, लेकिन उन परंपराओं को एज इट इज दिखा देना वो कौशल नहीं है, क्योंकि वो तो है जागर गाने वाले लोग तो महारत हासिल। मैं क्या आप क्या जागर गाएंगे? वो तो परंपरागत तौर से जो गा रहे थे वो गा रहे हैं, जो भले गा रहे थे गा रहे हैं, उनसे अच्छा हम क्या गा पाएंगे? उनका वो मैसेज, वो क्या हमारी लोक कला है या क्या संस्कृति है, वो हमारी फिल्म के थ्रू, हमारे नाटक के थ्रू कैसे बड़े समाज में, देश या विदेश में जाएगी, प्रचारित होगी और उसके महत्व को दिखाया जाएगा उसमें, वो हमारी कला है, वो हमारा कौशल है। नमस्कार साथियों, आज हम सब एक ऐसे विषय पर अपने विचारों का चित्रण करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हमारे समाज की नींव है। यह सत्य है कि जब हम किसी कथा वस्तु की दिशा या दशा का अवलोकन करते हैं तभी वह विषय चमकता हुआ समाज के सामने उभर कर आता है। नाटकों के या फिल्मों की दशा दिशा पर विचार करने से पहले थोड़ा यह जाति जो ब्याह शादियों में या त्योहारों पर अपनी कला का व्यावसायिक प्रदर्शन करती थी और जो अब ना के बराबर ही है। अभी में इस विधा में लोगों ने छोड़ दिया है। यह जातियां जो अब ना के बराबर है, इन कलाकारों ने तो अपनी कला से नाता ही तोड़ दिया है। कारण क्या रहा होगा ये मैं नहीं जानती, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी उनकी, ये समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि उन्होंने वो छोड़ दिया। उत्तराखंडी नाटकों का जन्म 1911 में स्वतंत्रता से पहले अपने भवानी दत्त थपियाल जी थे, उनके नाटक जय विजय से आरंभ हुआ और जो अभी तक चल रहा है। अभी इस क्रम में नए नए कलाकार, नई नई अपनी संस्थाएं व सब आ चुकी हैं और वो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं नमस्कार करती हूँ उन आयोजकों को, उन नाटककारों को जो इस विधा को आगे ले जा रहे हैं। और क्योंकि नाटक करना कोई आसान काम नहीं है। आज के अर्थ प्रधान समाज में एक नाटक लाखों रुपए खर्च कर जाता है और उसका मतलब मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ करता है। उसके लिए मैं उन प्रबुद्ध जो हमारे व्यवसायी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, जो कि समाज को कार्य समझते हुए इन नाटकों का अपना योगदान देते हैं और हम उन नाटकों का मंचन समाज के सामने लाकर रखते हैं। मैं आज नाटकों की क्या दशा है और दिशा, यह एक सोचनीय विषय है और ना हमारी सरकारों ने इस बारे में कुछ सोचा कि इनका हम कुछ क्या किया जा सके। हाँ, अभी मेरे ख्याल से दिल्ली में 3-4 साल पहले जौनसारी गढ़वाली और ये अपनी कुमाऊनी एक एकेडमी बनी है जो नाटकों के मंचन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है, तो इस दिशा में एक अच्छा कदम है। तो लोगों का मंचन भी कर रही है, लोग मतलब उसका फायदा उठा रहे हैं। 2-3 नाटक हमने देखे हैं, वो सब एकेडमी की सहयोग से ही लोगों ने करा है। दिल्ली जैसे महानगर में नाट्य की संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं वह सब एक ही जैसी समस्याओं से उलझ रही हैं। नाटकों की दशा तभी सुधर सकती है जब उन्हें हम सही दिशा में लें। इस दिशा में सरकार की ओर से तो कोई ठोस नीति बनाई नहीं गई है। हम सब जो भी इस नाटक विधा को समर्पित हैं उन सबको अपनी अपनी टोपी की ऐंठ छोड़कर एक छत के नीचे आना चाहिए, तभी हम समाज में नाटकों की दशा या दिशा को सुधार सकते हैं। और जब हम सब एक होकर सरकार को अपनी बात रखेंगे और सरकार से बोलेंगे कि रेपरेटरी बनाए ताकि हम नाटकों का मंचन और उनकी दिशा और दिशा दोनों सुधार सकें। ये तो थी नाटकों की बात। अब मैं आप सबका ध्यान नाटकों की दूसरी बहन जिसे हम फिल्म कहते हैं उसकी तरफ ले जाना चाहती हूँ। यूँ तो और फिल्मों के नाम से जानते हैं, उसकी दशा दिशा का और दिलाना चाहती हूँ। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं तथा समाज निर्माण की अहम भूमिका निभाती हैं। सिनेमा जहाँ समाज की वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, वहीं सशक्त मनोरंजन देते हुए खुशी और शांति भी प्रदान करता है। सिनेमा हमारे समाज का एक जीवंत दस्तावेज है। यूँ तो अगर हम देखा जाए इस दुनिया में पहली फिल्म 1895 में फ्रांस के लुमिरे कंपनी द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 1913 में हिंदुस्तान में फिल्म बनी, मेरे ख्याल वो
हाँ, बिना बोली की थी, साउंड नहीं थी, बिना साउंड की फिल्म। उसके 70 साल बाद उत्तराखंडी फिल्म का जन्म हुआ और वो थी हमारे पारेसर गौड़, उनकी फिल्म जगवाल। और उसके 4 साल बाद 1983 में जब हमने कुमाऊनी अपने जीवन बिष्ट जी की फिल्म देखी, उसके बाद फिल्में आई गई और चली गई। तब से अब तक फिल्मों की दशा व दिशा कोई खास अंतर नहीं आया। फिल्म निर्माताओं के हाथ सिर्फ निराशा लगी और इसके अलावा कुछ नहीं लगा। और फिल्मों का जो व्यवसाय था वो कोसों दूर चला गया। यह एक मुख्य कारण है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, उन पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंडी दर्शक हैं वो सब एक जगह कोई भी नहीं है, अलग अलग बिखरे हुए हैं। और कोई भी हमारा उत्तराखंडी दर्शक अपने घर के, हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह से कि अपने घर के काम धंधा छोड़कर वो कहीं भी दूसरी जगह फिल्म देखने नहीं जाएगा। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं जाते। यूँ तो उत्तराखंडी फिल्में मैं तो सोचती हूँ कि उत्तराखंडी फिल्में जो हम बना रहे हैं वो हमारे जो निर्माता है वो इसको एक सामाजिक कार्य समझकर बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम उसको व्यवसाय बना ही नहीं पा रहे हैं। और इनकी दशा और दिशा तभी सब सुधर सकती है जब हम इसको हमारा व्यवसाय करेंगे। जब तक व्यवसाय नहीं करेंगे तब तक फिल्मों की दशा और दिशा सुधर ही नहीं सकती है।